हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। जैसे कि कल हमने भाषा विज्ञान के ऊपर बात की थी कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, आज हम करेंगे हवट के ऊपर बातचीत। और आपने इन सारी भाषाओं को अच्छे से समझना है, समझ कर ही हम अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो एनटीए है वो बहुत गहराई से प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ जो अवहट भाषा का समय है वो 900 ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक निश्चित किया गया है और साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा है। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे पुरानी हिंदी कहा? तो आपका जो उत्तर यहाँ होगा वो है साहित्यिक अपभ्रंश को। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है, यह कहा सुनीति कुमार चटर्जी ने। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। संदेश रासक में भी अवहट का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट माना है। यह बात आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे हम यहाँ बात करेंगे कि जैसे कि इसमें जो हमारी अवहट भाषा है कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया गया है। तो वर्ण रत्नाकर हो गया, कृतिलता हो गया, कृति पताका, इन सारी के सारे ग्रंथों में अवहट भाषा का उपयोग मिलता है। भोलानाथ तिवारी जी ने भी अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है और अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रष्ट का विकास अवहट के रूप में हुआ। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर, राउलवेर, रोडकवि, अवहट के 3 भेद माने गए हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसमें अवहट के मध्य देशीय रूप का उपयोग किया गया है। यहाँ भी आपने अच्छे से ध्यान देना है। और जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। यहाँ भी आपका एक प्रश्न बनता है कि किसने जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा है उसको क्या नाम दिया। तो यह मैं आपको दोबारा दोहरा देती हूँ कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। प्राकृत पेंगलम में भी पश्चिमी अवहट का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर तगारे ने कर्ता एक ही विभक्ति को अवहट भाषा की विशेषता स्वीकार की है और अपभ्रंश में घनाक्षरी छंद का उपयोग नहीं मिलता। अपभ्रंश में या अवहट भाषा में घनाक्षरी छंद का यहाँ प्रयोग नहीं मिलता। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती हैं। यहाँ आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो 15 मात्राएं। जैसे कि हम यहाँ पुरानी या प्रारंभिक हिंदी के बारे में भी यहाँ बात करेंगे तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूँगी। यहाँ पुरानी या प्रारंभिक हिंदी कौन सी है इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान देना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी कहा है? यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो परवर्ती अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के ही कवि हैं। यहाँ हमने कल भी बात की थी कि अपभ्रंश के कवि हैं पुष्पदंत जी और इनके ग्रंथों के बारे में भी हमने बात की थी कि इन्होंने अपने ग्रंथ भी अपभ्रंश भाषा में ही लिखे हैं। पौंचर्यों में भी उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं।
नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप दिखाई पड़ता है। तो यहाँ आपने अच्छे से ये सारी बातें याद रखनी हैं। और एक दो परिभाषा और मैं यहाँ बताऊँगी कि हरदेव बहारी ने लिखा है कि हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड कविकृत राउल वेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के ही लक्षण मिलते हैं। अवधी, खड़ी बोली, दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है। और यही 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। उन 3 भाषाओं के नाम हैं अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हिंदी भाषा का क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा के क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। यह हिंदी का भौगोलिक विस्तार कितने क्षेत्र में होता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अलग अलग रूप में होता है, यानी कि हिंदी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में बोली जाती है। हिंदी भाषा का मूल क्षेत्र वह है जहाँ इसका प्रयोग बोलने, समझने तथा लिखने की भाषा के रूप में होता है। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा के रूप में होता है, इस क्षेत्र में मूलतः भारत के 10 राज्य आते हैं। यहाँ आपने जो भी 10 राज्य आते हैं हमारे हिंदी भाषी, उन सब का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये हमारे 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ हिंदी सामान्य बोलचाल में तो प्रयुक्त नहीं होती, किंतु समझी अवश्य जाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से वह क्षेत्र है जहाँ हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में बोली जाती है। यह क्षेत्र मूल रूप से उन भाषाओं का क्षेत्र है जिनका विकास हिंदी की तरह संस्कृत से ही हुआ है। यहाँ हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी आदि क्षेत्र परिवार की दृष्टि से क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में बड़े हिस्से में बोली जाती है। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ सामान्य व्यक्ति न तो हिंदी बोलना जानता है और न ही समझना, किंतु जहाँ हिंदी भाषा साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है तो विश्व के 70 से अधिक देशों में हिंदी का अध्यापन होता है तथा साहित्य भी हिंदी में ही लिखा जाता है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अफ्रीका तथा रूस आदि इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ तक भी आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। आप सभी को पता है भाषा और बोली में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि मेन अंतर इनमें यह है। तो भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा और बोली का अंतर मूल रूप से भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक है। इसका अर्थ यह है कि भाषा और बोली में अंतर केवल शाब्दिक व्याकरणिक स्तर का नहीं बल्कि सामाजिक स्थितियों का भी है। यह बात आपने ध्यान रखनी है कि जब साहित्य और शासन की भाषा मान्य हो जाती है तब वही बोली भाषा कहलाने लग जाती है। भाषा और बोली का सबसे व्यवहारिक अंतर उसकी बोधगम्यता का है। भाषा का भौगोलिक जो क्षेत्र है वह प्राय विस्तृत होता है, जबकि बोली का
सीमित क्षेत्र होता है। इसका मूल कारण यह है कि आमतौर पर बोली केवल अपने अंचल में प्रयुक्त होती है, जबकि भाषा अपने अंचल विशेष के साथ साथ विभिन्न अंचलों के बीच संपर्क सेतु का भी काम करती है। भाषा भाषिक विकास की दृष्टि से बोली की तुलना में अधिक विकसित होती है। मानकता तथा व्यापकता प्राप्त करने के कारण भाषा का विकास तेजी से होने लगता है और इसके विपरीत जो बोली है हमारी भाषिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध केवल जन प्रयोग से है। भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, आप सबको पता है, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। तो भाषा की क्या होती है, एक निश्चित लिपि होती है, जबकि इसका प्रयोग लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होता है, जबकि बोली मौखिक रूप में ही प्रयुक्त होती है। यह बात आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। यह है कि भाषा और बोली में महत्वपूर्ण अंतर इनके प्रयोग क्षेत्र की व्यापकता से संबंधित है। भाषा शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज, कला, संस्कृति, पत्राचार, विज्ञान, राजनीति आदि का सक्षम माध्यम होती है, जबकि बोली जीवन के साधारण पक्षों के अतिरिक्त विशेष पक्षों की अभिव्यक्ति में सक्षम नहीं होती। भाषा का प्राय निश्चित व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता। इसी कारण प्राय देखा जाता है कि भाषा में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, पर बोली में शुद्धता या अशुद्धता की चिंता नहीं की जाती। मुझे आशा है कि आपको भाषा और बोली का अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। जैसा कि हमने भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट किया है, इसी तरह से काव्य भाषा और बोली में क्या अंतर है? क्या आप सभी को पता है कि काव्य भाषा और बोली में क्या अंतर है? अगर आपको नहीं पता है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी विचार यहाँ करेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ जो काव्य भाषा है हमारी और बोली के जो अगर हम पारस्परिक संबंधों को कई कारणों से व्याख्यायित किया जाता है, इनमें कुछ अंतर भी हैं। जैसे कि काव्य भाषा मूलतः किसी बोली से ही बनती है, परंतु वह उसके समान भी हो सकती है तथा उससे अलग भी। इसका मूल कारण है कि बोली एक विशिष्ट भाषिक संरचना है, जिसे एक सीमित क्षेत्र के लोग ही गहराई के साथ समझ सकते हैं। इसके विपरीत कवि स्वाभाविक इच्छा स्वरूप कवियों की तरह कई बोलियों के मिश्रण से काव्य भाषा का निर्माण करता, जैसे कि तुलसी जैसे कवियों की तरह एक बोली का आधार रूप ग्रहण करते हैं। बोली एक सामाजिक संरचना है, जबकि काव्य भाषा व्यक्तिक। इसका तात्पर्य यह है कि बोली में आने वाले सारे शब्द तथा अन्य भाषिक प्रयोग लोक अनुभव की साझी प्रक्रिया से ही निर्मित होते हैं। इसके विपरीत जब कोई कवि उस बोली के माध्यम से रचना करता है तो उसकी भाषा उसकी विशेष शैली के कारण अलग अलग रूप धारण कर लेती है। जो बोली होती है वह क्या है? बोली एक स्वाभाविक भाषिक विधान है, जबकि काव्य भाषा क्या है? कृत्रिम। एक ही बोली में काव्य भाषाएं कैसे अलग हो सकती हैं, इसका उदाहरण हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी तथा निराला कृत कुकरमुत्ता के भाषिक अंतरों से समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोली और काव्य भाषा में किसी एक का अस्तित्व बना रहता है, जबकि दूसरी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे संस्कृत न तो बोली थी और न ही उपभाषा, पता है आप सभी को, किंतु साहित्यिक दृष्टि से यह युग संस्कृत का सवर्ण युग कहलाता है। इस स्थिति के विपरीत यह भी संभव है कि बोली प्रचलन में तो हो, किंतु साहित्यिक भाषा के रूप में उसका विकास नहीं हो सका। अब हम समग्र रूप से यह भी कह सकते हैं
कि काव्य भाषा में अलग अलग प्रकार के अंतर हो सकते हैं। एक ही बोली से बनने वाली काव्य भाषाएं रचनाकार के व्यक्तित्व परिवर्तन से अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि निराला की 2 कविताएं, राम की शक्ति पूजा और कुकर मुत्ता। यहाँ मुझे आशा है कि आप लोगों को भाषा और बोली में अंतर और काव्य भाषा और बोली का जो अंतर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास आप सभी को पता है कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से हुआ। लेकिन यहाँ जो हमारे भिन्न भिन्न विद्वान हुए हैं, विभिन्न विद्वानों ने इन सभी भाषाओं का अलग अलग से वर्गीकरण किया है। तो यहाँ आपको याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि सबसे पहले 1880 ईस्वी में आधुनिक भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो हार्नले ने किया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, यह मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने वर्ण ले लिया और फिर भाषाएं, यह आपने याद रखना है। साथ में आप इसका यहाँ अच्छा सा चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि पूर्वी गोडियन में कौन कौन सी भाषाएं आ गई, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। ये बातें आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह पूछा जाता है कि किस विद्वान ने किस किस प्रकार का वर्गीकरण किया है। तो जो ये वर्गीकरण वाला जो हमारा पार्ट है यूनिट 1 का, इसको हमने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पूर्वी गोडियन में कौन कौन सी भाषाएं आ गई, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। फिर पश्चिमी गोडियन में क्या आ गई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। फिर उत्तरी गोडियन में कौन कौन सी आ गई, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। फिर है दक्षिणी गोडियन में आ गई मराठी। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्यों को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्यों को बाहरी आर्य कहा है। इस बात का भी आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम करेंगे जॉर्ज गिरियसन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण। तो उन्होंने तो हार्नले जी ने जो वर्गीकरण किया है, उन्होंने तो ऐसे वर्गीकरण कर दिया कि जैसे पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। ये बात तो आपको याद ही रहेगी। फिर इनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, यहाँ जॉर्ज गिरियसन जी ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस तरह से वर्गीकरण किया है, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। यहाँ आपने याद रखना है कि बाहरी उपशाखा में कौन कौन सी बोलियां हैं। बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय आ गया, उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय में आ गया मराठी, और पूर्वी जो हम इन्होंने समुदाय बनाया है इसमें आ गया उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। फिर जो उन्होंने मध्य उपशाखा में क्या आ गया, मध्यवर्ती समुदाय, पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा में क्या आ गया, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी और गुजराती। और पहाड़ी समुदाय में आ गया पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। यह बात आपने अच्छे से याद रखनी है। फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर गिरियसन के वर्गीकरण की आलोचना की है। किस प्रकार से इन्होंने आलोचना की है, ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर। यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। और इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है। इन्होंने उदिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य, इन्होंने 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है। और जो ये पांचों के पांचों वर्ण हैं उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं यह हम अभी करते हैं। जैसे उदिच्य में कौन कौन सी भाषाएं आ गई, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। और मध्य देशीय में आ गई हमारी पश्चिमी हिंदी,
प्राच्य, प्राच्य में कौन सी भाषा आ गई? प्राच्य में आ गई पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया। और जो हमारी दाक्षिणात्य है उसमें आ गई मराठी। यहाँ आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि जो डॉक्टर चटर्जी जी हैं, इन्होंने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतर माना है। भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी ने स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। उदीच्य के अंतर्गत इन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी को इन तीनों भाषाओं की इन्होंने यहाँ चर्चा की है। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, उन्होंने किस तरह से सुधार किया है सुनीति कुमार चटर्जी जी के वर्गीकरण को? तो यहाँ हम और थोड़ा सा जांच लेते हैं कि इन्होंने बताया कि उदीच्य, उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दाक्षिणात्य। उदीच्य में इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं ली है? सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य में गुजराती और मध्यदेशीय में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। प्राच्य में इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं ली हैं? उड़िया, असमिया, बंगला। और दाक्षिणात्य में इन्होंने ली है मराठी। यहाँ तक जो वर्गीकरण हम यहाँ कर रहे हैं, आपको ये वर्गीकरण अच्छे से यहाँ समझ में आ रहे होंगे। तो कृपया करके थोड़ा सा कमेंट में भी मुझे बताएं, आप मुझे मोटिवेट करें कि जो भी हम काम कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। और मैं यहाँ फिर आपको बताना चाहूँगी कि हमारी कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर ही हमारी फ्री क्लासेज है। तो आप हिंदी विद डॉक्टर विजय लक्ष्मी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कि आपको लगता है कि हाँ ये हमारे काम की है, तो उसमें आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने किस तरीके से आगे का काम करना है, कि हम पूरी एक योजना बनाकर अपना सारा सिलेबस NTA, नेट JRF का हम यहाँ पूरा कर सकें। आगे हरदेव बहारी जी ने भी इसका वर्गीकरण किया है। हरदेव बहारी जी ने इनके वर्ग बना दिए, हिंदी वर्ग, हिंदीतर और अहिंदी वर्ग। हिंदी वर्ग में इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं ली हैं? इन्होंने जैसे मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। हिंदीतर में उत्तरी नेपाली। अहिंदी वर्ग में इन्होंने पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी में सिंहली, मराठी। और पूर्वी में इन्होंने उड़िया, बंगला, असमिया। यह जो वर्गीकरण है यह हरदेव बहारी जी ने किया है। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का जो वर्गीकरण है वह अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण है। यहाँ आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण ही किया है। जैसे कि ब्राचड़, केक्य, ब्राचड़ और केक्य, इसमें इन्होंने पेशाची और टक नाम दिया है। और जो इन्होंने इसको नाम दिया है, इस वर्ण को, वो नाम है पश्चिमी उत्तरी। पश्चिमी उत्तरी, तो पश्चिमी उत्तरी में इन्होंने कौन कौन से अपभ्रंश को माना है? ब्राचड़, केक्य, पेशाची और टक। आधुनिक जो निर्मित भाषाएं हैं वह है सिंधी, लहंदा, पंजाबी। शौरसेनी मध्यवर्ती इन्होंने माना है जो इसकी भाषाएं हैं राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। फिर इन्होंने अर्धमागधी, अर्धमागधी को मध्य पूर्वी, पूर्वी हिंदी इसमें आ जाएगी भाषा। फिर मागधी पूर्वीय, इसमें मागधी पूर्वीय में आ जाएगी बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। फिर है यहाँ महाराष्ट्री, दक्षिणी महाराष्ट्री में आ जाएगी मराठी। यहाँ आपने अच्छे से जो हमने विभिन्न विद्वानों ने हिंदी भाषा का वर्गीकरण यहाँ किया है वो आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ गया होगा। अब जो प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाएं हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये और थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं कि लहंदा, लहंदा का कई बार परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लहंदा का दूसरा नाम क्या है। 2 से 3 आपको वहाँ दे दिए जाते हैं, तो उनमें से अलग आपने करना है कि यह नाम इसका नहीं है या ये नाम इसका है। इस तरह से भी NTA प्रश्न पूछता है। लहंदा, लहंदा का अन्य जो नाम है वह है हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और कोठवारी।
जो इसकी लिपि है लैंधा की वह है लंढा और इसे सारधा लिपि की एक उपशाखा भी माना जाता है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ पश्चिमी होता है। यहाँ आपने यह ध्यान रखना है कि जो लहंदा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पश्चिमी होता है। फिर है पंजाबी। यह पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी लिपि भी लंढा थी लेकिन इसमें सुधार कर गुरु अंगद ने इसकी लिपि गुरुमुखी लिपि बनाई। किसने गुरुमुखी लिपि बनाई? गुरु अंगद जी ने। यहाँ ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। इसमें आज भी अनेक प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता है जैसे इक, संत, अठ, गड्डी आदि। इसलिए कई विद्वान पंजाबी को सबसे प्राचीन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानते हैं। जो पंजाबी भाषा है वह अपने पर निश्चित रूप में अमृतसर के पास माझा इलाके में बोली जाती है। माझा इलाके में बोली जाती है। माझा इलाके की जो मुख्य बोलियां हैं वह है माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर हम यहाँ करेंगे सिंधी। सिंधी जो भाषा है यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिंधी सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है और इसकी अपनी लिपि भी लंढा है लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है ये? गुरुमुखी और फारसी में भी। जो इसकी बोलियां हैं सिंधी की वो है विचोली, लासी, सिराइकी, थरेली और लाड़ी। फिर हम यहाँ बात करेंगे गुजराती। इसकी लिपि गुजराती नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है और इसमें सिरोरेखा नहीं होती। मान लो आपके पास प्रश्न आ गया कि कौन सी लिपि में सिरोरेखा नहीं होती, तो ये गुजराती कैथी, इस कैथी से मिलती जुलती लिपि है ये और इसमें सिरोरेखा नहीं होती। इसकी प्रमुख बोलियां हैं नागरी, सूरती, बम्बईया, काठियावाड़ी और गामड़िया। फिर है यहाँ मराठी। मराठी की जो बोलियां हैं वह कौन कौन सी हैं? कोंकणी है, नागपुरी है, कोस्टी, महारी। और जो इन सब की लिपि है वो देवनागरी है किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। असमी मुख्य बोली इसकी विष्णुपुरिया और लिपि इसकी बांग्ला है। यहाँ बांग्ला भाषा की और यहाँ बात कर लेते हैं कि बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बांग्ला में ही लिखी जाती है। बंगाली की दो भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्वी बंगाली जिसका केंद्र ढाका है और पश्चिमी बंगाली जिसका केंद्र कोलकाता है। यह बात आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखनी है। साहित्यिक दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। फिर हम यहाँ करेंगे उड़िया। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। इसमें मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है। प्रमुख बोलियां हैं इसकी गंजामी, संभलपुरी, भत्री आदि। आज जो भी हमने काम किया है बोली भाषा को लेकर उनका वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा किया है। मुझे आशा है कि आपको जो भी मैंने अभी पढ़ाया है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, देखिए, साथ में आप यहाँ अपने अच्छे से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपने इन सभी की PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन इसके लिए आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।